अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के क्रैश सीरीज़ में खुशामदीद किया जाता है। आज हम लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4, जो कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का होगा। इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, जो कि आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे मेजर एक्सपेरिमेंट कौन से हैं और माइनर एक्सपेरिमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, उस पर जाने से पहले हम लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट अलाइंड विद एसएलओस, ये आपके फेडरल बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है उस पर ये पूरी फ़ाइल मौजूद है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये आपको पता हो। जैसे पहला जो मेजर एक्सपेरिमेंट है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो एक्सपेरिमेंट है पहला मेजर है, इसमें से आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेपर क्रोमेटोग्राफी का दूसरा है, और एक जो कैडमियम आयन और लेड आयन को पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट करना है तीसरा। और उसके बाद चौथा जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं, जो कि हमने किसी भी सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है, उसकी मोलैरिटी वगैरह और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इस प्रैक्टिकल के अंदर सॉल्व करने हैं। और हर एक के एसएलओज दिए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपसे डिमांड की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके जो पांच हैं, पांचवा जो है गैसेस के हवाले से है कि गैसेस को डिटेक्ट कैसे करना है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। इसका क्वेश्चन सारों का तकरीबन मैंने अपने पीबीए के अंदर ऐड किया है। तो ये सेक्शन है, इन 5 में से 12 नंबर का होगा। इन 5 प्रैक्टिकल में से 2 प्रैक्टिकल आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इन तीनों के मार्क्स को मिला के सेक्शन ए 12 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन बी जो है 40 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स। अब जो है यहाँ पे अगर देखें तो माइनर एक्सपेरिमेंट में जो पहला है वो नेफ्थलीन को मिक्सचर से सेपरेट करना है, अलग करना है बाय सब्लिमेशन। पहला एक्सपेरिमेंट आ गया। दूसरा जो है वो फ्लेम टेस्ट का है। ठीक है, तीसरा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का है, जिसमें हम कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और इसके जो फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन 4 है, 4 में डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। इसमें जो आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस एंड प्योरिटी यूजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट पे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, और 6 है आखिरी 7 भी है डिमॉन्स्ट्रेट अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, और 7वां है इन्वेस्टिगेट केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये आपके जो हैं टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 8 हैं, इनमें से माइनर एक्सपेरिमेंट के 8 नंबर होंगे, मतलब कि 2 एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो उनको मिल मिला के जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 8 होंगे। ठीक है, ये आपके जो थ्योरी है टेक्स्ट बुक के लास्ट जो चैप्टर है 16 से लेके 19, उसमें भी ये प्रैक्टिकल शामिल हैं। आप वहाँ से भी इनको रीड कर सकते हैं फॉर शार्ट क्वेश्चन आंसर। उनको आप याद करेंगे तो आपको यहाँ वहाँ से आंसर इनके मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने 3 पीबीएस को डिस्कस किया, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है पीबीए नंबर 4, जिसमें 20 मार्क्स हैं और 2 आवर्स हैं। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का है। यहाँ पे सेपरेट गिवन मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आ स्टूडेंट परफॉर्म पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन अ ब्लैंक इंक सैंपल, द क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस इज शोन अबव। ये जो एक क्रोमेटोग्राम या क्रोमेटोग्राफी का सेटअप आपको बताया गया है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बास पीबीए में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि सबसे पहले ये जो आपकी
बेस लाइन है। जब भी आप ये स्ट्रिप लेते हैं, पेपर लेते हैं, उसके लिए आपको एक बेस लाइन लगानी पड़ती है। ये जो पेपर की बेस से ये 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप उस इंक का स्पार्ट लगाते हैं, मिक्सचर ऑफ इंक, ठीक है। और ये आपका मिक्सचर है, ये वाटर और क्या हो सकता है, सिंपल इंक या इस तरह का जो सेपरेशन होगी उसमें वाटर और अल्कोहल आप सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है इस पेपर के अंदर आप राइज करेगा, लेकिन आपने डिप ऐसे करना है कि जो इंक्स पार्ट है वो सॉल्वेंट से अबव होना चाहिए, और इस पेपर का जो बेस है वो जो बीकर है उसके बेस के साथ टच ना करे, और ये स्ट्रेट होना चाहिए ताकि जो लिक्विड है वो स्ट्रेट अप राइज करे। और जब ये राइज करेगा, जब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको जो क्रोमेटोग्राम नज़र आ रहा है, सॉल्वेंट जब राइज किया तो ये सॉल्वेंट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ये जो लाइन होगी जहाँ तक सॉल्वेंट राइज किया वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। और दूसरा ये जो यहाँ पे जैसे पिंक बैंड आ रहा है, ठीक है, और ग्रीन और ब्लू, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आर एफ वैल्यूज़। जैसे हम बेस लाइन जो हमने लिखी थी, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे बेस लाइन है, बेस लाइन आपने लेड पेंसिल के साथ लगानी है ताकि वो डिज़ोल्व ना हो। अगर आप पेन के साथ लगाएंगे तो वो हो सकता है हो क्या कि वो सॉल्वेंट उसको डिज़ोल्व करके गायब कर देगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हम यहाँ से जो बेस लाइन है उससे लेके सॉल्वेंट फ्रंट तक हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद जो दूसरी है पिंक बैंड, इसका भी बेस से डिस्टेंस होगा जो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर ग्रीन का डिस्टेंस होगा, इसके आप सेंटर से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट पे जो है वो ब्लू के लिए आप कैलकुलेट करेंगे। और इन सब के लिए हम क्या करते हैं, आर एफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आर एफ वैल्यू क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर होता है जो कि सेपरेशन को बताता है बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के सेपरेशन कितनी हुई है। जिसकी आर एफ वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उससे हम क्या कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि उसका जो अटैचमेंट है वो सॉल्वेंट फ्रंट के साथ ज़्यादा है और वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। जैसे इसकी आर एफ ब्लू की आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आर ग्रीन, और उसके बाद आर एफ जो पिंक है उसकी सबसे कम होगी, ठीक है। अब क्या है कि जो पिंक है वो इस क्रोमेटोग्राम के साथ स्टक कर गया है, ऊपर नहीं गया, जबकि ग्रीन थोड़ा सा और ऊपर गया है। ब्लू सॉल्वेंट के साथ उसकी अटैचमेंट ज़्यादा है, मतलब कि जो सॉल्वेंट है और जो लास्ट पे आ रहा है ब्लू, उसकी जो अटैचमेंट है, उसकी जो पोलैरिटी है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, जबकि जो पिंक है उसकी स्टेशनरी फेज़ पेपर के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि आप इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रियल में कौन सा है। तो हम इनकी आर एफ वैल्यूज़ को लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इनकी अगर वैल्यू किसी के साथ मैच कर जाती है तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये फ्लांग कंपोनेंट है, कंपैरिजन ऑफ आर एफ वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से मुझे बता दें, फिर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। ये पहला प्रैक्टिकल है, मेजर प्रैक्टिकल है, उसमें से दूसरा प्रैक्टिकल है जिसमें हम इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम इसके जो कैलकुलेशंस हैं, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसके आ जाएं कि इसमें से क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपकी आर एफ वैल्यूज़ का हमेशा इसमें से पूछा जाता है कि द फॉलोइंग मेजरमेंट्स वर रिकॉर्डेड एट अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। अब जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉल्वेंट फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है ग्रीन ब्लू एंड रेड, ग्रीन के लिए कितना है, G इज इक्वल्स टू 6.8, ब्लू के लिए जो है वो 5.2 और रेड के लिए 3 है। हमने हर एक की आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हम आर एफ का फार्मूला लिखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने लिखा कि जो आर एफ, पहला जो हम कैलकुलेट करते हैं आर एफ जी, तो इसके लिए क्या होगा 6.4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। और उसके लिए आर एफ बी है, उसके लिए क्या आ जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 8। और लास्ट पे जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे आर एफ जो रेड है आर एफ आर इज़ इक्वल्स टू 3/8। इन सब का आप कैलकुलेट करें ज़रा, आंसर क्या आता है 6.4 डिवाइडेड बाई 8, 5.2 डिवाइडेड बाई 8 और 3/8 क्या क्या बनता है। फिर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आप देख लें कि आंसर यही बनता है या नहीं। पहले का 0.8 आ रहा है, ठीक है। दूसरे का चेक करें क्या आता है 5.2 डिवाइडेड बाई 8, 0.65। ओके। अब दूसरा जो है नेक्स्ट देखें, ये आपको यहाँ से भी, ये डिस्टेंस डायग्राम से भी इसने बताया हुआ है कि ये कैलकुलेट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 0.3 लास्ट पे है 0.375। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ग्रीन है वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आर एफ वैल्यू है वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लू और एज़ कम्पेयर टू रेड। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है साथ, तो इसका मतलब है जो ग्रीन है उसका आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन हो सकता है भाई आर एफ जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर क्यों है, तो ये क्या है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो सॉल्वेंट के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, नेचर मैच कर रही है, तो वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया कि आर एफ वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट है अब नेक्स्ट में व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, किसी को पता है? प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी is the separation of samples कंपोनेंट। जो हम सैंपल यूज़ करेंगे उसकी हम क्या करते हैं कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो क्रोमेटोग्राफी, इसमें एक मार्क्स है, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। डिस्प्लेसमेंट किस सेंस में इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? आप वो कह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन होती है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इन सेंस पे ठीक है, लेकिन इसको आपने जो वर्डिंग है वो लिखनी है कि जो हम सैंपल लेते हैं जिसको हमने सेपरेट करना है वो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के दरमियान सेपरेट आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस, जो कि हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो राइज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी वो क्या हो जाते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम लिखते हैं हायर वैल्यू ऑफ आर एफ शोज higher affinity with solvent और मोबाइल फेस। ठीक है, तो ये लाइन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप यूज़ करें सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो ये बात आपकी क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो बातें अलग अलग हो जाती हैं। अब क्वेश्चन सी है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकेटिंग एजेंट इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक।
अब किसी बच्चे को ये पता है कि हम लोकेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, लोकेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, उसके बाद मैं इसका आंसर लिखूंगा, आप उसके साथ मैच करेंगे। लोकेटिंग एजेंट हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर किसे कहते हैं, और कोई एक आध एग्जांपल भी आपने लिखनी है। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इस साथ साथ इसको देखते जाएं। लोकेटिंग एजेंट्स आर केमिकल्स used to visualize the components of mixture that are unable to see। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं नीन हाइड्रीन इन केस ऑफ अमीनो एसिड सेपरेशन। दो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अमीनो एसिड की जो सेपरेशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, हमने एक H2S गैस भी यूज़ की थी इन केस ऑफ Pb2 पॉजिटिव, और दूसरा था लेड और कैडमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, आयोडीन वेपर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं बाज़ रिएक्शंस के अंदर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। इसको आप नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ आपको आंसर की बी मिलेगी। अब यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछें, ताकि उसके बाद हम डी की तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंड हो गया है तो आप कमेंट में यस लिख दें। ठीक है, उसके बाद है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस थ्रू क्रोमेटोग्राफी। अब क्वेश्चन नंबर डी है कि आपको एक अननोन सब्सटेंस दिया जाता है और कहा जाता है भाई इसको हमने, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या वो एक ही कंपोनेंट में मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है, तो उसका जब आप स्पार्ट लगाते हैं वो सेपरेट आउट नहीं होता, ऐसे ही राइज कर जाता है पूरे का पूरा स्पार्ट। तो उससे आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैंने जैसे आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, तो ये कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग RF value of unknown substance with the literature of RF values of known substances। ठीक है, तो ये जब हमारे पास RF वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो फिर हम इसको एक रेफरेंस RF वैल्यू के साथ मैच करेंगे और उसमें से ढूंढेंगे कि ये RF वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये किस RF वैल्यू, किस कंपाउंड की RF वैल्यू के साथ मैच कर रही है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है ये फ़लाँ कंपोनेंट हो सकता है बिकॉज के इसकी RF वैल्यू फ़लाँ की RF वैल्यू के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस थे जिसमें से आपके ये आंसर मौजूद है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें। यहाँ पे आपका कोई इशू है तो आप बताएं कि नहीं, तो ये प्रैक्टिकल अब चेंज हो रहा है। तो क्रोमेटोग्राफी के हमने कुछ प्रैक्टिकल ऐड किए हैं जिसमें से स्पेसिमेन क्वेश्चन, ये आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सेम क्वेश्चन आपके पीबीए में आएंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, आपने गौर से चीटें याद करनी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जो दूसरा प्रैक्टिकल है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल नंबर 2 मेजर एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें है क्या, स्टूडेंट परफॉर्म एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन एंड फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब जो टाइट्रेशन है इसमें हम जो असेंबली यूज़ करते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जो इसने लिया है यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रलाइज बाय 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl
HCl की मोलैरिटी दी गई है और इसका वॉल्यूम दिया गया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जिसको आपने स्टैंडर्डाइज करना है यूजिंग फिनॉल्फिथलीन इंडिकेटर। फिनॉल्फिथलीन इंडिकेटर जो एसिड के अंदर कलर शो नहीं करता, एसिड के अंदर कलर लेस होता है और बेस के अंदर इसका कलर जो है वो पिंक आता है, ठीक है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में यूज़ करें तो पिंक आता है, जबकि हम HCl में यूज़ करें तो ये कलर लेस शो करता है। अब इसको हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि हमने जो ब्यूरेट के अंदर लिया हुआ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हमने जो HCl लिया हुआ है। ये पिंक आपको नज़र आ रहा है, शुरू में ये कलर लेस होगा, और इसके अंदर जो HCl है उसके अंदर हमने फिनॉल्फिथलीन इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। शुरू में तो ये कलर लेस होगा, लेकिन आप जब इसको टैब ओपन करेंगे, यहाँ से आपने टैब ओपन कर दिया तो यहाँ से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या आएगा, नीचे आता जाएगा, ठीक है। इसमें जो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा तो यहाँ पे HCl है, HCl के अंदर कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड होता जाएगा तो इसका मतलब है कि जो ही ये पिंक हो जाएगा, तो पिंक का मतलब है कि इसमें बेस और एसिड की न्यूट्रलाइजेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कंसीडर करेंगे, एंड पॉइंट, और यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे। इसमें प्रिकॉशंस आपने क्या करनी है कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको लगातार स्टिर करना है, इसको मूव करना है ताकि शेकिंग लगातार कंटिन्यूसली होती रहे। उसके बाद ये जो ड्रॉप्स हैं ये इस वॉल के साथ स्टक नहीं करने चाहिए, सीधे यहाँ पे गिरने चाहिए ताकि आपका वॉल्यूम ज़ाया ना हो, जो आप ड्रॉप ऐड कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो, वो यूज़ हो, ताकि आपकी रीडिंग जब आप ब्यूरेट से ले रहे हैं, जैसे हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, 50 ml से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 ml से डाउन हो रहा है, तो आपकी इनिशियल रीडिंग पे फ़र्क ना पड़े, आपके रिज़ल्ट्स एक्यूरेट आएँ, ठीक है। उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएंगे। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस पे जाते हैं, फिर हम ये रोक देते हैं और इनिशियल और फाइनल रीडिंग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक मैं इनिशियल और फाइनल रीडिंग का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनिशियल रीडिंग आपकी 50 पे थी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 50 पे। जब आप यूज़ कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे आ गया, जैसे 50 से ये V2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, V2 यहाँ पे 45 है। लेट्स से कि 5 ml यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो जो वॉल्यूम यूज्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वॉल्यूम यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल V इज़ इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो 50 माइनस 45, तो ये क्या आ जाएगा, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह आप तीन वॉल्यूम यूज्ड के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा, वो जो आप मोलैरिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। जल्दी से ये अपने कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आप उसको मैच करें, जो क्वेश्चन आपको आता हो, ताकि आपको समझ भी आए कि मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के दरमियान आप रिएक्शन लिखेंगे, NaOH प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या आएगा। उसके बाद आपने क्या बताना है, N1 की वैल्यू कितनी है और N2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से। HCl H2O प्लस NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बनता है NaCl प्लस H2O। अब इसमें N1 और N2 आप कहाँ से लेंगे, ये आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, N1 किसके मोल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और N2 किसके मोल्स हैं, HCl के, ठीक है। अब इसमें N1 कितना होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, N1 1 हो गया, HCl के भी मोल्स क्या हैं 1। ये आपने कहाँ से लेना है, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपने यहाँ से नोट डाउन करना है, ये 2 नंबर का एक आपकी इक्वेशन हो जाएगी, और एक जो है आप N1 और N2 लिखेंगे, तो ये 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन इंडिकेटर, व्हाई इज फिनोल्फथलीन यूज एन इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन। अब हम फिनोल्फथलीन को क्यों यूज़ कर रहे हैं इन दिस टाइट्रेशन, और दूसरा क्या है डिफाइन इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिकेटर्स के लिए आप डेफिनेशन लिखें ज़रा, और साथ साथ इस डेफिनेशन के साथ मैच करें। ठीक है, यहाँ पे जो है चलते हैं आगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर इज़ अ केमिकल used to detect endpoint in titration। ठीक है, टाइट्रेशन के अंदर हम एंड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, कॉज इट चेंजेस कलर व्हेन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। वो बात वही है आपकी, ठीक लिखा है आपने कि एंड पॉइंट के ऊपर ये कलर चेंज हो जाता है इनका, या तो ये अपना कलर डिसअपियर कर लेते हैं, जबकि इस केस में थोड़ा सा चेंजेस होंगी। अब हम क्या करते हैं, फिनोल्फथलीन को हम यूज़ कर रहे हैं, is used to find एंड पॉइंट कैसे होगा, कलर इसका क्या आ जाएगा, पिंक कलर एज, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, एज इट इज़ कलरलेस इन HCl। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब वो HCl में कलरलेस था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड होगा, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, तो जो ही वो पिंक होगा तो वहाँ पे हम जो टैब है उसको लॉक कर देंगे और रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी होगी। जो ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर चेंज आएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, जो फार्मूला हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसकी मोलैरिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले जो है कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ ज़रा, उसके बाद हम वैल्यूज़ को लिख के आगे चलेंगे। M1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। V1 हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और N1 जो है वो N1 कितना है, 1। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके लिए हैं, ये सारी वैल्यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हैं। अब जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो हम लिख रहे हैं HCl के लिए। HCl के लिए जो हम लिख रहे हैं वो 0.1 मोलर HCl, ये क्या होगा, दिस इज़ M1 सॉरी M2। उसके बाद जो वॉल्यूम यूज्ड होगा V2 जो यूज़ हो रहा है वो 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो N2 है वो कितना है, वो भी क्या है, 1। ये सारी वैल्यूज़ आप यूज़ करके M2 की वैल्यू सॉरी M1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला डेवलप करते हैं M1 के लिए। M1 किसके इक्वल आ जाएगा, M2 V2 डिवाइडेड बाय N2। ये जो N1 है ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद V1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के साथ साथ अच्छा, सबसे पहले M2 जो है वो 0.1 आ गया। उसके साथ आप क्या करेंगे, V2 जो है 12.5 आप लिखेंगे। N1 क्या है, 1, N2 1, और साथ में जो V1 है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको ज़रा आप सॉल्व करें, कितना आता है, 0.125 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, 0.125 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी, यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ना यूनिट, वो मोलैरिटी का है। तो मोलैरिटी के लिए या तो आप कैपिटल M लिखेंगे, या 2 यूनिट्स हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब
या फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल एम मोलर। दो यूनिट्स दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैलकुलेशन मोलैरिटी के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं ज़रा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था। डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ से देख के डेटा निकालना है और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर दे देना है, ठीक है। 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। आपकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आप साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं। अब है सेक्शन बी जो माइनर एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा काम रह गया है, जो मेजर एक्सपेरिमेंट थे वो हमने कर लिए हैं 12 मार्क्स का। अब ये 8 मार्क्स का पोर्शन रहता है। सबसे पहले जो यहाँ प्रैक्टिकल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3, a student is given a sample of liquid and asked to test whether it contains water. The student was anhydrous copper sulfate as a reagent. स्टूडेंट को क्या दिया जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हम किसे कहते हैं, ऐसा कॉपर सल्फेट जिसमें वाटर नहीं होता। ये आपको नज़र आ रहा है, जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा तो वो वाइट होगा, जिसमें वाटर शामिल नहीं है। अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को लैब में या किसी जगह रख देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, तो वो जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं। मींस के जब कॉपर सल्फेट CuSO4 एनहाइड्रस है तो ये वाइट होगा। जब इसके अंदर आप क्या करते हैं, वाटर कंटेंट ऐड करते हैं, तो CuSO4 इसमें 5 वाटर मालिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, जिससे इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, प्लस प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसको आपने जब वाटर ऐड करेंगे तो जेंटली ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इस टेस्ट ट्यूब को आपने आहिस्ता आहिस्ता शेक करना है ताकि तमाम जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो होमोजीनियसली वाटर को एब्जॉर्ब कर लें और उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनिशियल और फाइनल। ये माइनर एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं उस पर हम जाते हैं ज़रा। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया है, ये आपकी थोरेटिकल बुक का, टेक्स्ट बुक का भी पार्ट है और आपका एक्सपेरिमेंट का भी। दोबारा से मैं चलता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट देता हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट देता हूँ जिसका जो कलर है वो क्या है। दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट है जिसको क्या किया जाता है कि वाटर टेस्ट के लिए हम उसको कॉपर सल्फेट देते हैं और वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, और उससे उसकी ऑब्जर्वेशंस पूछते हैं कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया है ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दिया जाता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, जिसका कलर क्या होगा, वाइट। आपको ये टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, ये टेस्ट ट्यूब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसका कलर क्या है, वाइट। ये दिखने में भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में हैं और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, ये वाइट है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये ऊपर जो है आपको वाटर नज़र आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, ठीक है। जो ही उस स्टूडेंट ने क्या किया कि वाटर को ऐड किया और इसको शेक कर रहा था कि ताकि सारे क्रिस्टल होमोजीनियसली इसको एब्जॉर्ब करें वाटर मालिक्यूल को, तो कुछ देर के बाद ही वो किस में चला गया, टर्न्स इनटू ब्लू। अब ब्लू क्यों हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट था जो वाइट था उसने वाटर मालिक्यूल को एब्जॉर्ब किया, तो इससे कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू के अंदर। इससे हमें ये पता चला कि हम कॉपर सल्फेट को वाटर के टेस्ट, वाटर की, पानी की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं, रूम में हम ये चेक करना चाहते हैं भाई हमारे रूम के अंदर मॉइस्चर है या नहीं है, तो हम वहाँ पे कॉपर सल्फेट को रख देते हैं। वो इन्वायरमेंट से जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है उसने जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे यही है कि क्या हम कॉपर सल्फेट को वाटर टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पानी की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब क्लियर है।
ठीक है, अब ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं जो क्वेश्चन हैं इसके। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर व्हेन अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। अभी मैंने ये आपको इक्वेशन बताई थी, अब ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इक्वेशन वो 2 नंबर की आपसे पूछ रहा है। ये माइनर एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई बहुत बड़े सवाल नहीं आएंगे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होंगे। केमिकल रिएक्शन क्या था कि आप कॉपर सल्फेट, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, वाइट कॉपर सल्फेट। इसमें क्योंकि 2 नंबर हैं, इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट उसने इक्वेशन पूछी है, इसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे वाइट। उसके बाद क्या होगा कि आप डबल हेडेड एरोस लगाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो वाइट था इसके अंदर क्या होगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। अब बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा कि जो कॉपर सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर। ठीक है, आप ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा और बाज़ बच्चे उसमें डाउट में हो जाते हैं, तो आप रिएक्टेंट साइड पे 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक हो गया, यहाँ तक इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, उसको यूज़ करने का मकसद क्या है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अब इसको लिखेंगे कि कॉपर 2 सल्फेट कॉपर 2 सल्फेट जो कि कौन सा होगा, वाइट, जिसको मैंने वाइट लिखा है। वाइट मीन एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट इज used to detect the presence of water ठीक है, as water added to anhydrous copper sulfate it changes its color to blue. That's proof presence of water। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम इसको कॉपर 2 सल्फेट एनहाइड्रस क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसमें हम ये पता लगा सकें कि आया कि पानी हमारे, जैसे तो हम लैब में इसको टेस्ट करें, ख़ुद वाटर ऐड करें, लेकिन इसको हम वाटर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि माइनर एक्सपेरिमेंट का था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ हम जाएँ, या इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O इन द लेबोरेटरी। व्हाट apparatus इज यूज्ड इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन में हम कौन से एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो कॉपर सल्फेट है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करके इसका मिक्सचर बनाएंगे, हीट अप करेंगे, उसके बाद कूल डाउन करेंगे। क्या होगा, इसके प्रेसिपिटेट जब बैठ जाएंगे तो उसको हम फ़िल्टर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं। ट्राईपॉड स्टैंड फिल्ट्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या होगा, नंबर 2 फ़नल। ठीक है, फ़नल हम यूज़ करेंगे। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, फ़िल्टर पेपर हो सकता है, फ़िल्टर पेपर। और नंबर 4 पे हो गया कोनिकल फ्लास्क, जिसमें हम जो लिक्विड आएगा उसको हम ऐड कर सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद 5वें पे आप क्या लिख सकते हैं, स्पैचूला, ग्लास राड या स्पैचूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ जो ऑपरेटर्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 1 नंबर का है, इसमें आपने ये कुछ ऑपरेटर्स का जिक्र करना है जो कि क्रिस्टलाइजेशन में हम
यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, ये खिज़र हमारे साथ हैं ऑनलाइन, ये जल्दी से इसका जो ज़रा क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होगा इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। crystallization is when saturated solution, saturated solution, इसको ज़रा देखो। इसका मैंने जो एक चीज़ है यहाँ पे की भी मैंने इसके साथ ऐड की हुई है, उसको भी आप देख लें, फिर हम एक और जो क्वेश्चन रह गया है उसके साथ जाते हैं। ये सारा आपको दे दिया जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में है बीकर, एपरेटिंग डिश, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर और स्पैचुला। अब इसमें एक लाइन इसने लिखी है कि सेपरेशन ऑफ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय कंट्रोल कूलिंग और इवेपोरेशन फॉर्मिंग क्रिस्टल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक जो लुब्बे लबाब है वो लिख दूँगा कि हमने क्रिस्टल बनाना है तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, किस उसूल के ऊपर क्रिस्टल्स बनती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम में भी जिक्र किया था, इसने भी कहा है कि जो सोल्यूशन होगा इज़ मेड लेफ्ट इट बिकम क्रिस्टल। कुछ चीज़ बातें ठीक हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जैसे उसने कहा कि हम सोल्यूशन से उसको कूल डाउन करेंगे और वेपोरेशन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है, बात आपकी ठीक है कि आपके सेचुरेटेड सॉल्यूशंस आप उसको क्या करेंगे, जो उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, वेपोरेशन के लिए छोड़ देंगे। इवेपोरेशन के लिए छोड़ेंगे, इस सॉल्यूशन में कौन सा होना चाहिए, जो सॉल्यूशन बनेगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए कोशिश करें कि जब आपके पास वो फिल्ट्रेशन के बाद पाउडर रह जाता है या क्रिस्टल्स रह जाते हैं, जो कि हमने जो पाउडर स्टेट में लिक्विड होता है रेजिड्यू, उसको दोबारा से आप किस में मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो वेपोरेशन होनी चाहिए वो वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना चाहिए। वोलाटाइल सॉल्वेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन कूल डाउन फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, उसको वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे और उसको क्या करेंगे, बीकर के अंदर डाल के स्मॉल अमाउंट ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके छोड़ देना है, या वेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल के ऊपर आप जो क्या होगा एल्युमिनियम फॉयल लगा के उसके अंदर सुराख कर देंगे, और जो अल्कोहल होगा वो वोलाटाइल सॉल्वेंट है और कुछ देर के बाद वो उड़ जाएगा। उससे भी अच्छा जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है क्या कह सकते हैं उसको, ईथर है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो बाकी जो क्रिस्टल्स हैं, जो वोलाटाइल सॉल्वेंट वेपोरेट हो के आपको क्रिस्टल्स देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जो रूम टेम्परेचर पे होगा टाइम टेकन, अगर हम रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल्स बनाते हैं, रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग, अगर ये टाइम ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, लॉन्ग क्रिस्टल्स बनेंगे। लॉन्ग क्रिस्टल, क्रिस्टल की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप क्या करते हैं, हीटिंग से बनाते हैं या क्या करते हैं, टाइम कम देते हैं, कूलिंग से उसको बाज़ दफ़ा कूलिंग भी करनी पड़ती है, हीटिंग देते हैं, क्या होता है, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा, शार्ट क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, शार्ट होगी। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं लास्ट जो इसका एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट का एंड हो जाता है। लास्ट है माइनर, जो कि डिटरमाइंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। एक स्टूडेंट है जिसको हम इथाइल अल्कोहल देते हैं और वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करता है। अब जो सबसे पहले है कि बॉइलिंग पॉइंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर
अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। ठीक है, या फिर एक और हम डेफिनेशन भी लिखते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस पर भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल का स्पेसिफिक टेम्परेचर विच सब्सटेंस बॉयल। अब दूसरा पार्ट है इसका कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH, इसका इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा, याद है? तो इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी आपको याद होना चाहिए 78 डिग्री सेल्सियस राउंड अबाउट। ये जो अल्कोहल्स हैं ये 65 से अबव बॉयल करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका जो लिटरेचर में है 78 डिग्री सेल्सियस। राइट द नेम ऑफ apparatus यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमने एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें apparatus क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बीकर चाहिए जिसमें आप क्या करेंगे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है क्या कर सकते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड जिसके ऊपर आप इसको रखेंगे, ट्राईपॉड स्टैंड। उसके बाद हीटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब उसके बाद क्या होगा कि आप स्टीयरिंग के लिए कंटिन्यूस हीटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लास राड या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्लास राड और स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं ताकि इक्वल हीटिंग हो। उसके बाद क्या होगा, मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर, उसके लिए आपको थर्मामीटर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ होंगी वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन रह गया है या नहीं। ये आपके साथ जो आंसर की है ये आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये वर्कशीट चाहिए जो वो याद करना चाहता है तो आप लेक्चर को भी देख सकते हैं और गूगल ड्राइव से भी अपलोडेड वर्कशीट और लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। उसके बाद ये क्लास आपकी ओवर हो जाती है। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करूंगा आपके लिए। जल्दी से आप अपना क्वेश्चन है तो आप ठीक है। होप सो कि मैंने आराम से और डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। होप सो कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। कुछ चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग की हैं और कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, मैं आप तमाम बच्चों से ये उम्मीद रखूँगा कि आप अच्छे तरीके से आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अपनी दुआओं में हमारी टीम को याद रखें। ठीक है, आप तमाम बच्चों से मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।